हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियोस में हमने पाषाण काल के शुरुआती दो भागों के बारे में जाना। पहला पुरा पाषाण काल और दूसरा मध्य पाषाण काल। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि नव पाषाण कालीन मनुष्य कैसा था, उसका जीवन कैसा था। आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि नव पाषाण काल के साथ ही पाषाण काल का भी अंत हो गया, तो आज ऑब्वियसली हमारे पाषाण काल से रिलेटेड सेशन का भी अंत हो जाएगा। दोस्तों, नव पाषाण काल में मानव ने सबसे ज्यादा तरक्की की। यहाँ उसने बहुत सारी चीजें सीखी और उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकता था, ये सभी चीजें उसने सीखी। तो दोस्तों, नव पाषाण काल का मनुष्य कैसा था, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, नव पाषाण काल मानव विकास का वह समय था जिसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल के बाद 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इस काल को पाषाण काल का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नव पाषाण काल की शुरुआत खेती के विकसित स्वरूप से हुई और धातु के औजारों यानी कि कांस्य युग की शुरुआत के साथ इसका अंत हो गया। साथ ही दोस्तों, नव पाषाण काल के साथ ही पाषाण काल भी पूरा हो चुका था। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित खोज करने का पूरा श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग सुगुर नाम के पुरास्थल से नव पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की। इसी श्रृंखला में 1860 ईस्वी में H.P. ले मसूरिये ने भी इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी से कुछ नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज की। नवपाषाण शब्द का इंग्लिश वर्ड नियोलिथिक है, जिसका आविष्कार 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबोक ने त्रियुगीन प्रणाली के एक शोधन के रूप में किया था। यहाँ नियोलिथिक शब्द एक बार फिर यूनानी भाषा के दो शब्दों नियोस और लिथोस से लिया गया है, जहाँ नियोस का अर्थ है नव यानी कि नया और लिथोस का अर्थ है पाषाण यानी कि पत्थर। इस तरह हमें यह नव पाषाण शब्द मिला। दोस्तों, वैसे तो मानव ने खेती करना मध्य पाषाण काल में ही सीख लिया था, लेकिन खेती का पूर्ण रूप विकास नव पाषाण काल में हुआ। इस काल में मनुष्य ने खेती के कई नए तरीके सीखे। इसी वजह से मनुष्य की निर्भरता अब खेती पर बढ़ने लगी थी। कृषि के विकास और मनुष्य की उसमें बढ़ती विशेषज्ञता के कारण एक फायदा यह भी हुआ कि मानव समुदाय की जरूरत से ज्यादा अन्न उत्पन्न होने लगा। अब ये जो एक्स्ट्रा अनाज होता था, उसे ये लोग स्टोर करके रख लेते थे और जब भी कभी जरूरत होती, इस इकट्ठा किए हुए अनाज के बदले में अपनी आवश्यकता के हिसाब से और दूसरी चीजें खरीद लेते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत इसी तरह हुई थी, जो कि आगे भी बहुत समय तक चली। अब इन सभी चीजों के चलते खेती से मनुष्य को जीवन की वो सभी सुख सुविधा मिलने लगी जो उसके खानाबदोश जीवन में उसे नहीं मिलती थी। ये देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करने लगे और खानाबदोश समूह पहले से धीरे धीरे कम होता गया। दोस्तों, सबसे पहले कृषि कार्य कहाँ शुरू हुआ? वैसे तो यह अभी तक एक विवाद का विषय है। इसके बारे में अभी तक कोई एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं निकला है, लेकिन यदि अधिकांश विद्वानों की माने तो कृषि कार्य की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के मेहरगढ़ से हुई है। यह मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन जिले में है और यहाँ कृषि के अलावा नवपाषाण काल के और भी कई साक्ष्य मिले हैं। वैसे तो मनुष्य मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में ही पशुपालन से परिचित हो चुका था, लेकिन नवपाषाण काल में आकर पशुओं से उसका परिचय और रिश्ता दोनों ही ज्यादा मजबूत हो गए। शौक और जरूरत के साथ ही पशुपालन अब मनुष्य का व्यवसाय भी बन चुका था। वैसे दोस्तों, कृषि और पशुपालन के विस्तार के कारण मनुष्य के जीवन में, उसके रहन सहन में काफी बदलाव आया था। अब वह घुमक्कड़ नहीं रहा था, बल्कि अब उसने एक स्थान पर टिके रहने वाले किसान का जीवन शुरू कर दिया था।
अब जब वह एक जगह रहता था तो उसने घर बनाना भी शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि नवपाषाण कालीन मनुष्य का घर कैसा होता था। दोस्तों, मध्यपाषाण कालीन मनुष्य जहाँ पत्थर की गुफाओं में रहता था, वहीं नवपाषाण कालीन मनुष्य ने खुद के लिए बांस और मिट्टी की ईंटों से घर बनाना शुरू कर दिया था। इन मकानों के दरवाजे छत पर बनाए जाते थे, जहाँ पहुंचने के लिए मकान के बाहर भीतर दोनों तरफ सीढ़ियां होती थी। दोस्तों, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब स्थित कश्मीर घाटी में लोग जमीन में नीचे गहरा गड्ढा खोदकर घर बनाते थे। गड्ढों में उतरने चढ़ने के लिए ताक या आले बनाए जाते थे, जैसा कि कुओं में उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं, ठीक वैसे ही। गड्ढों के ऊपरी किनारों पर खूंटे गाड़े जाते थे, जिनकी सहायता से गड्ढों को घास फूस की छाजन बिछाकर ढक दिया जाता था, ताकि हवा, धूप और बारिश से बचा जा सके। नवपाषाण कालीन मनुष्यों ने 4000 ईसा पूर्व में कुम्हार के चाक का आविष्कार किया, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। इस आविष्कार के फलस्वरूप जो मिट्टी के बर्तन पहले हाथ से बने होते थे, वो अब इस चाक से बनने लगे, जो पहले से ज्यादा सुंदर होते थे। इस समय मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी भी बहुत लोकप्रिय हुई। खोजकर्ताओं को बड़े पैमाने पर मिली हड्डी और सींग की सुइयों से यह पता चलता है कि उस समय कपड़े संभवतः जानवरों की खाल से बने होते थे, क्योंकि ये सुइयां कपड़ों की बजाय चमड़े को सिलने के लिए ज्यादा अनुकूल हैं। नवपाषाण कालीन पुरास्थलों से मिले तकवे और करहों से यह पता चलता है कि उस समय मनुष्य को ऊन, सन और कपास से बने वस्त्रों का ज्ञान भी था। उत्तर भारत में पूर्ण शवाधान और आंशिक शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। पूर्ण शवाधान में जमीन में कब्र खोदकर उसमें मृतक को दफनाया जाता था, बल्कि आंशिक शवाधान में मृतक की सिर्फ कुछ हड्डियों को ही दफनाते थे। इस समय मृतक के साथ उसके पालतू पशु को भी यह सोचकर दफनाया जाता था कि यह पशु परलोक में मृतक के भोजन के लिए काम आएगा। उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में भी पूर्ण और आंशिक शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। दोनों शवाधान का तरीका भी लगभग उत्तर भारत की तरह ही था, बस यहाँ पूर्ण शवाधान में मृतक के साथ मिट्टी के बर्तन और कुछ उपकरण आदि रखे जाते थे। बहुत छोटे बच्चों के शव को पूरी तरह एक कलश में रखकर दफनाया जाता था, जिसे कलश शवाधान भी कहा गया है। आंशिक शवाधान पूरी तरह उत्तर भारत के आंशिक शवाधान की तरह ही था। नवपाषाण काल की अधिकांश अवधि में लोग छोटी जनजातियों के रूप में रहते थे, जो कई समूहों या वंशों से बनी होती थी। अधिकांश नवपाषाण कालीन समाजों में विकसित सामाजिक स्तरीकरण के बहुत कम वैज्ञानिक सबूत मिले हैं। सामाजिक स्तरीकरण काफी हद तक परवर्ती कांस्य युग से जुड़ा हुआ है। हालांकि कुछ नवपाषाण कालीन समाजों ने जटिल स्तरीकृत सरदारी व्यवस्था का निर्माण किया था, जो प्राचीन हवाई वासियों जैसे पॉलिनेशियाई समाजों की तरह था, लेकिन फिर भी ज्यादातर नवपाषाण कालीन समाज अपेक्षाकृत सरल और समतावादी थे। पशुपालन के परिणाम स्वरूप सामाजिक असमानता में काफी वृद्धि हुई। पशुधन पर कब्जा करने के फलस्वरूप परिवारों के बीच प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ और इसके परिणाम स्वरूप पैतृक धन में असमानता दिखाई देने लगी। काफी बड़े पैमाने पर मवेशियों के झुंड पर काबू पाने वाले चरवाहों ने धीरे धीरे और अधिक पशुधन पर कब्जा किया, जिससे आर्थिक असमानता और स्पष्ट हो गई। जैसा कि हमने देखा कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने हर तरह से प्रगति की, वैसे ही उस समय के उपकरण भी विकसित हुए। इस काल में उपकरण चकमक पत्थर को छोड़कर अन्य प्रकार के पत्थरों से बनाए जाने लगे, जो कि टंकित, घर्षित और पॉलिशदार भी थे।
सेल्ट, बसूले, छेनिया, मूसल, वाणाग्र, आरी इस समय के मुख्य उपकरण थे। पूरे नवपाषाण काल में किसी भी तरह की धातु का उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इसके अंत में जब धातु का उपयोग भी होने लगा तब शुरू हुआ कांस्य युग, और कांस्य युग के साथ ही दोस्तों पाषाण युग का अंत भी हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये जाना कि नवपाषाण कालीन मनुष्य का जीवन कैसा था, कैसे उसने नवपाषाण में तरक्की की, किस तरह उसने नई चीजों को सीखा और अपने जीवन में अपनाया। दोस्तों नवपाषाण काल के साथ ही पाषाण काल का भी अंत हो चुका था। पाषाण काल में मनुष्य को किसी प्रकार की धातु का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन इसके अंत होने तक उसे धातुओं का ज्ञान होने लगा था और उसने उन धातुओं को अपनाना, अपने जीवन में उपयोग करना भी शुरू कर दिया था। तो इसी के साथ आज पाषाण काल के सभी सेशंस का हमारे चैनल पे अंत होता है। अगले वीडियोस में हम ये जानेंगे कि पाषाण काल के बाद मनुष्य ने किन नई चीजों को अपनाया और कैसे उन्हें अपने जीवन में उपयोग में लाना शुरू कर दिया था। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने का मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियोस को शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपके फ्रेंड्स को भी नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी, उनका भी नॉलेज गेन होता रहेगा। साथ ही साथ अगर आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में होता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट्स क्लियर करने का। और दोस्तों यदि आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।